हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द कॉमर्स रूम। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था डेसोल्यूशन का पार्ट 1। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड विल स्टार्ट विद स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स। पहला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देता है, यानी कि हम जो एक्सपेंस है वो आज करेंगे बट हमें जो फ्यूचर में उस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट इज deferred revenue expenditure. Sometimes certain items such as advertisement ये इसका एग्जाम्पल है। एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर ऑन द एसेट साइड। ये कहाँ पे होता है? एसेट साइड पे होता है ऑफ द बैलेंस शीट। दीज आइटम्स आर लॉस आइटम्स एंड टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर बाय दे आर क्लोज्ड। अब ये हमारा एसेट होता है। ये एसेट हमारा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमें ये इन फ्यूचर कोई प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मशीन्स हैं वो हमारा एसेट होती हैं, तो दैट मीन्स हमें उनको यूज़ करके हमें प्रॉफिट मिलता है। तो जिन चीज़ों को यूज़ करके हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिले उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? एक कंपनी की अच्छी रेपुटेशन। When it appears in the बैलेंस शीट, जब भी बैलेंस शीट में अपेयर होती है, ये ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट को, इसकी ट्रांसफर होती है एंड द अकाउंट इज क्लोज्ड, फिर ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। इफ सोल्ड, अगर सोल्ड की जाती है तो जो कैश होता है वो डेबिट हो जाता है एंड अगर टेकन ओवर है तो पार्टनर का नाम आ जाता है, पार्टनर कैपिटल वहां पे लिख देते हैं हम, जैसे इफ ए हैज टेकन ओवर द गुडविल तो ए इज कैपिटल, ऐसे करके। और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। इफ नो वैल्यू इज असाइन टू द गुडविल इन द क्वेश्चन, अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन हुई, इट इज द वैल्यूलेस एंड नो एंट्री इज नेसेसरी एक्सेप्ट द ट्रांसफर। अगर लाइक वैल्यू नहीं असाइन की हुई इस गुडविल को तो कोई भी ट्रांसफर नहीं, मतलब कोई भी एंट्री नहीं डलेगी, सिर्फ ट्रांसफर होगा। इफ द गुडविल डजंट अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा बट इज सोल्ड हो रहा है या टेकन ओवर हो रहा है बाय एनी पार्टनर, देन जो कैश अकाउंट है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, एज द केस में बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। एज इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट नो ट्रांसफर ऑफ द एंट्री इज नेसेसरी, जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा था, अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन हुई तो कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट और ड्राइंग अकाउंट। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट आ जाता है। जो अकाउंट्स होते हैं ये ट्रांसफर्ड होते हैं कैपिटल के अकाउंट में, क्योंकि इसमें पार्टनर का सामान आ जाता है, यानी कि पार्टनर का नाम, पार्टनर ने जो भी चीजें की होती है वो आ जाती हैं। बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें डेबिट हो जाता है एंड जो एंड क्रेडिटिंग करंट और ड्राइंग अकाउंट इफ द करंट अकाउंट्स हैव द डेबिट बैलेंस, opposite in the case of credit balance in current accounts. Next है life joint policy. It is the provision against the joint life policy for probable loss that may arise if the policy is surrendered. अब नाम से समझ में आ रहा है लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी मीन्स अगर हमारी लाइफ को कुछ हो गया इन फ्यूचर, अगर कोई थ्रेट है हमारी लाइफ को, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं। हमने प्रोविजन रिजर्व्स में समझा था कि प्रोविजन क्या होती है। सो हम पहले ही प्रोविजन बना के चलते हैं इन केस कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाए। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ऑन द डिसोल्यूशन, अब जब डिसोल्यूशन होती है तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ जाती है। एंड जो रिजर्व होता है, अब देयर इज अ डिफरेंस, ये होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड ये हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो डेबिट साइड में जाएगी रियलाइजेशन के, और जो रिजर्व है दैट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट बाय डेबिटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट एंड क्रेडिटिंग रियलाइजेशन अकाउंट, थस अकाउंट विल बी क्लोज्ड, फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब
ये क्रिएट किया जाता है मेकिंग अ प्रोविजन अगेंस्ट द प्रोबेबल लॉस इट मे राइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सो जस्ट बिकॉज जो लाइक मार्केट प्राइस है, कई बारी वो ऊपर चल जाता है, कई बारी नीचे चल जाता है, तो उसकी वजह से हम जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन होने पे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आ जाएगा, एंड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड जो रिजर्व अकाउंट है वो क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ग्रॉस फिगर ऑन सन्ड्री डेटर्स, जो ग्रॉस फिगर्स होते हैं सन्ड्री डेटर्स पे, इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट बाय डेबिटिंग रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग डेटर्स अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है वो डेबिट हो जाता है, एंड जो डेटर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। प्रोविजन जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो डेबिट हो जाता है। Crediting the realization account. When the debtors are realized at the certain percentage will be calculated on gross debtors. अगर कुछ परसेंटेज कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाती है तो वो डेटर के ग्रॉस डेटर पे कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट इज रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? accumulated profits. Accumulated profits in the name of reserve, reserve fund, journal reserve, contingency reserve, P&L credit side are transferred to the partners capital account। अब ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और ये डेबिट किसको करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एंड क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ देर इज अ लॉस it will be transferred to the capital account of the partnership by debiting partners capital account and crediting the profit and loss account। ये सबकी ट्रीटमेंट बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोविडेंट फंड। ये एक लाइबिलिटी होती है ऑफ द फर्म। किसकी लाइबिलिटी होती है? ऑफ द फर्म टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। इट इज टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट बाय डेबिटिंग द प्रोविडेंट फंड अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविडेंट फंड अकाउंट को डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ, नथिंग इज मेंशनड, देन द होल अमाउंट इज टू बी पेड डेबिटिंग द रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द कैश अकाउंट। फिर आ गया जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? ये फंड क्रिएट किया जाता है टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। अगर सपोज ये एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो इस एम्प्लॉय का सपोज ये हाथ कट गया, ठीक है, इसका हाथ था ये कट गया, ठीक है, तो अगर इसको कुछ हो गया तो जो पैसे हैं वो कंपनी देगी, वो जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। Then the amount is equal to the amount of compensation will be transferred to the realization account and remaining amount will be treated as profit। अब जो इसमें कुछ अमाउंट है वो हम जो उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको दे देंगे, एंड बाकी जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था दैट वाज 60,000, ठीक है, इसमें से जो 40,000 था वो हमने कंपनसेशन दे दी, और जो बाकी का 20,000 है उसका क्या होगा? वो हम दे देंगे पार्टनर्स को, ये हम पार्टनर्स को दे देंगे। अब जो 60,000 है ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा क्रेडिट साइड पे। ये जो 40,000 है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट की, और ये जो पार्टनर्स का जो 20,000 है ये जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को। तो ये सारी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाता है जी बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। इट डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होता। द अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड विल बी पेड टू द बैंक बाय डेबिटिंग द रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द बैंक अकाउंट। इफ द मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर, अगर एक्सेप्टर से मनी रिसीव्ड हो जाती है
जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है, समटाइम्स सर्टन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, इन दिस केस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। अब आपने देखा होगा हर पॉइंट में कि जो अगर कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो उसका ऑपोजिट चलता है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की। तो अगर कैपिटल अकाउंट में, अगर सपोज कैपिटल अकाउंट में डेबिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो ये थी कुछ सर्टन जो हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं कुछ चीज़ों की। सो ट्रीटमेंट मीन्स कैसे उसकी पोस्टिंग होगी, जस्ट उन्होंने ये बताया था। So the next question is difference between the realization account and the revaluation account. Very important. This is very important. अब revaluation क्या होता है और realization क्या होता है? अब हमने पढ़ा था कि जो डिसोल्यूशन होती है वो दो की होती है, एक तो पार्टनर्स की डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन, और एक फर्म की डिसोल्यूशन। अब इसी टॉपिक से ये टॉपिक निकल के आता है। अब जब पार्टनर की डिसोल्यूशन होती है यानी कि पार्टनरशिप खत्म होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यू मीन्स जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू करना। सो इसको हम बोल देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे होती है। Revaluation. As the dissolution of the partnership implies, continuation of business assets and implies are revalued. By opening revaluation account and profit on the revaluation is transferred to the old partners in the old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यू करते हैं। जो एसेट्स हैं वो कौन लेके जाएगा, कौन जो भी करेगा उस चीज़ को किसको दी जाएंगी वो एसेट्स, वो सारी चीज़ें, या एसेट्स को बेच के कितना हमें पैसा मिलेगा वो सारी चीज़ें, और लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा, जो भी नुकसान है वो कौन बेयर करेगा, ये सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू होती हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट ये इम्प्लाई करता है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये है वाइंडिंग अप, इससे बिजनेस एकदम खत्म हो जाता है। जो एसेट्स हैं वो भी रियलाइजेशन होती हैं, जो डेबिट्स है वो सेटल हो जाती हैं। एंड दिस अकाउंट इज ओपन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल द प्रॉफिट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, revaluation does not involve the closure of ledgers accounts of the assets and liabilities. Realization involves closure of okay. जो revaluation है ये does not involve closure of ledger, यानी कि इसमें सिर्फ जो है वो पार्टनरशिप खत्म हुई है, इसमें फर्म बंद नहीं होगी, फर्म विल कंटिन्यू। जो पार्टनरशिप है वो यानी कि सपोज कुछ नया एसेट आया, ठीक है, या एसेट की वैल्यू चेंज होगी। अब हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था ना कि एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो जब डेप्रिसिएशन लग के एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सारे जो यानी कि सारी चीज़ें रीवैल्यूइंग होंगी और लेजर कभी भी बंद नहीं होगा। बट जो रियलाइजेशन है वो क्या करता है, क्लोजर, यानी कि बिजनेस का एकदम बंद हो जाता है, बिजनेस एकदम क्लोज हो जाता है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन अ पार्टनर इज मेड इन चार्ज ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। अब जब डिसोल्यूशन होती है तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है वो रीवैल्यू होती हैं। तो इस चीज़ को रीवैल्यू किसी को करना ही पड़ेगा ना बिजनेस में। सपोज एक बिजनेस है उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं, अब कौन किस किस एसेट को बेचेगा, कौन लाइबिलिटी को बेचेगा, या हमें बाहर से कोई पर्सन बुलाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए। बट समटाइम्स जो पार्टनर्स होते हैं वो म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं
कि दैट वन ऑफ देम विल बी इन चार्ज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ द फर्म लायबिलिटी। अब एक जो पर्सन होता है उसमें से वो कह देता है कि चलो मैं इसमें कर दूंगा, मैं रियलाइजेशन कर दूंगा, हमने बाहर से बंदे बुला के क्यों पैसे देने हैं, मैं ही कर दूंगा। सो इन सच अ केस अ पार्टनर हु इज मेड द इन चार्ज में बी गिवन रेम्यूनरेशन, उसको कुछ एक्सपेंस मिलते हैं, उसको कमीशन मिलती है in the form of certain percentage of the assets realized and the liabilities paid, or both. Such remuneration may be in the form of in the okay in the form of a fixed payment also. The partner who is entrusted with the task of realization may also agree to bear all the cost of realization. जो भी realization की cost होगी सबसे पहले वो bear करेगा, फिर बाकी partners उसको दे देंगे। अब उसमें भी कुछ entries पास की जाती हैं। पहले तो for the remuneration due realization to concerned partners, नो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द इंचार्ज, अगर कोई एक्सपेंसेस बॉन्ड नहीं हुए तो नो एंट्री, अगर जो फर्म है वो पे कर रही है तो इंचार्ज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो ये थी उसकी कुछ एंट्रीज। सो जस्ट ये टॉपिक एक ऐसे ही था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सो द नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है उतना वेरी वेरी लिख दो ऊपर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ जाता है गार्नर वर्सेस मरे। अब इसमें क्या था, एक गार्नर था, एक मरे था और एक थर्ड पार्टनर था विलियम्स, ठीक है। तो इनकी एक फर्म थी। अब क्या हुआ कि ये वाला जो पर्सन था ना ये बन गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स उसका दिवालिया निकल गया, यानी कि वो कंगाल हो गया, उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे। अब फिर क्या होगा, जो लाइबिलिटीज बची हैं हमारी कंपनी की वो कौन पे करेगा, किस रेशियो में पे करेगा, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने इसमें देखनी होती है। एज वी नो दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द वेरियस पार्टनर्स बाय द वे ऑफ कैपिटल इज रिफ्लेक्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स अपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में दिखी जाती है। यूजुअली ये जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, विच मीन्स दैट द फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। अब क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि जो फर्म है, फर्म की लाइबिलिटी है, ओ मीन्स लाइबिलिटी है टुवर्ड्स पार्टनर, यानी कि फर्म को पैसे देना है। However, at times it may happen that the any point of time one or more partners capital account is shown in the debit balance. अब ये हो जाता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जब फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्म ओज मनी टू पार्टनर, ये हो गया केस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, ये हो जाता है क्रेडिट साइड के लिए। दिस इज फॉर द क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या होता है, सच पार्टनर्स थस ओज मनी टू द फर्म, ये ओ करते हैं, ओ मनी टू फर्म, यानी कि ये पैसे देंगे फर्म को। पहले जो क्या था, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तब फर्म देती है पैसे, पर जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कई बारी जो फर्म है वो पैसे उधार पे दे देती है। If the private estate of the partner is not sufficient to pay the firm amount, standing amount the debit of the partner's capital account, such a partner is referred to the insolvent partner. अब उसके पास सपोज एक पर्सन है, उसके पास घर भी नहीं रह गया, अब वो क्या बेचेगा, यानी कि उसकी कोई भी प्राइवेट एस्टेट नहीं रहेगी, ना घर ना गाड़ी ना कुछ भी एसेट्स, तो वो पैसे नहीं किसी भी तरह से हमें दे सकता, सो वो इंसॉल्वेंट हो गया। अंडर सच सर्कमस्टांसिस इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनरशिप फॉर्म हैज टू बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फॉर्म वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। Accordingly, if the partnership firm is to be dissolved, the account of insolvency, the partner, then such unrecoverable amount from the investment partner may be referred to as the loss on amount of insolvency of the partner. And in addition to the loss of the firm, which ultimately will have to be borne by the remaining partners. Remaining partners में वो फिर उनको
बॉन्ड करना पड़ जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट द फॉलोइंग आर द 2 पॉइंट्स। हमने देखना क्या होता है अब इन चीज़ों में। पहले तो लॉस का नेचर क्या है, वेदर द लॉस इज ऑर्डिनरी लॉस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। ये लॉस आम होता ही रहता है या साल में एक आधी बार हुआ है। इन विच रेशियो द इट शेल बी बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में करना है, एक होती है हमारी कैपिटल रेशियो, ठीक है, एक होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने किस रेशियो में जो है वो पैसे देने इंसॉल्वेंट बंदे के। वेदर दिस लॉस शेल बी एलोकेटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन देयर कैपिटल रेशियो, किस रेशियो में होती है। यूजुअली इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप दैट इज पार्टनरशिप डीड provides the explicit cause to this effect mutually agreed upon the various partners। ये mutually agreed होता है। In the absence of such an explicit, there are two issues which are really debatable. In the accounting world, for a long time prior to 1904, such a loss is absence in any agreement to contrary was an ordinary loss and hence was practiced to allocate loss among the remaining partners। However, अब क्या होता है कि अब वो बोलते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें उन्होंने क्या बोला था कि हमने दो चीज़ें देखनी होती है कि लॉस एक्स्ट्राऑर्डिनरी या नॉर्मल है या कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल। अब आते हैं ब्रीफ फैक्ट्स उसके बारे में। गार्नर, मरी एंड विल्किंस, ओके, इसका नाम है विल्किंस। इसका नाम यूजुअली यूज नहीं ना होता तो वो प्रोनाउंस होने में गलत हो जाता है। विल्किंस ये इक्वल पार्टनर थे विद अनइक्वल कैपिटल, जिनकी जो कैपिटल थी वो अनइक्वल थी। द एसेट्स ऑफ द फर्म ऑन द डिसोल्यूशन आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द लायबिलिटीज टू द क्रेडिटर्स इन एडवांस बाय मरे फ्रॉम द पार्टनर्स वाज इनसफिशिएंट। क्या था, इनसफिशिएंट। अब इन्होंने एसेट्स भी हैं वो भी सारी वो कर दी, लाइबिलिटीज भी कर दी, क्रेडिटर्स को दे दी, एंड फिर भी उनके पास जो पैसे हैं वो अनसफिशिएंट हो गए, यानी कि अभी जो कैपिटल उनको वापस मिलनी थी वो पैसे अनसफिशिएंट एंड उसको नहीं मिल रहे। देयर वॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ $635 and the capital account of Williams was showing the debit balance of 263। Nothing could be recovered from Wilkins owing to the insolvency। अब क्योंकि जो विल्किंग था यानी कि ये जो पर्सन था ये इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इसका दिवालिया निकल गया, इसके पास कोई भी पैसे जो है वो नहीं बचे। सो अब ये क्या होगा, अब वो कह रहे हैं कि विल्किंस जो है वो कुछ रिकवर नहीं होगा। तो हमारा लॉस पहले क्या था, लॉस था हमारा $635। अब हमारा जो इंसॉल्वेंसी वाला है अमाउंट वो है हमारा $263। तो अगर हम इसको टोटल करके देखें तो बन जाता है हमारा 7,897 डॉलर। तो ये है हमारा टोटल अमाउंट जो हमने लॉस पे करना है अपने फर्म को। अब डिसीजन क्या लिया गया गार्नर वर्सेस मरे रूल में। द डिसीजन वाज गिवन बाय मिस्टर इन साइज जॉय इन 1904। द सॉल्वेंट partners are only liable to make their good share of the deficiency and the remaining assets should be divided in the proportion of their capitals। वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल्स की रेशियो में, कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर होंगे। अब उस चीज़ का इफेक्ट क्या निकल के आया, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स था वो कंट्रीब्यूट करेगा टू द डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इन द कैश इन देयर शेयर ओनली एंड नॉट ओनली एंड नॉट द इंसॉल्वेंट पार्टनर शेयर। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का शेयर है उसमें से नहीं, अपने शेयर में से। द नेट इफेक्ट ऑफ what has been stated above is that the deficiency of the capital in solvent partners get distributed among the solvent partners in the ratio of their last agreed capitals। जो हमारा जो रह गया था या जो सॉल्वेंट पार्टनर्स ने इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो उधार चुकाना था फर्म को, ये किस रूल में होगा, अब किस रेशियो में होगा, कैपिटल की रेशियो में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल, ये था उसका इफेक्ट। अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द लास्ट एग्रीड कैपिटल।
It has already been stated the deficiency of insolvent partners to be borne by the solvent partners in the ratio of last agreed capital. बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये जो डेफिशिएंसी है वो किस में बॉर्न होगी, लास्ट एग्रीड कैपिटल में. In this connection, the distinction between the fixed and the fluctuating capital is important. Fixed और fluctuating capital इसमें important हो जाती है. Ratio of the capital to the solvent partners. Insolvency loss is to be shared by the remaining partners in the ratio. जो remaining partners हैं उनको देने पड़ जाते हैं. Of the capital contribution which is calculated in the actual practice. If the capital accounts are fixed, अगर तो fixed है तो the ratio of the fixed capital is determined and current account balance are ignored. जो fixed capital है उसकी जो रेशियो है वो की जाएगी और जो करंट अकाउंट की बैलेंस है वो जो है इग्नोर किया जाएगा. अगर यही फ्लक्चुएटिंग है यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा सॉरी क्या हो गया, हाँ चलो वो बोल रहे हैं अगर हमारा जो है वो फ्लक्चुएटिंग है तो द रेशियो ऑफ कैपिटल मीन्स द कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स. रेशियो ऑफ कैपिटल क्या होगी, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द पास्ट accumulated profits, reserve losses, drawings, interest on capital, interest on drawings, remuneration to partner, etc. to the date of dissolution before making the adjustments for P&L on realization. अगर तो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल पे लगाएंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करके फिर जो कैपिटल बच के आ रही है उस पर लगाएंगे. इट रिक्वायर्स, अभी क्या रिक्वायर करते हैं, इग्नोरिंग द आइटम्स नॉट रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट सच एज पार्टनर्स लोन. अब जो पार्टनर का लोन है उसको इग्नोर करना पड़ जाता है. एडजस्टिंग बैलेंसेज ऑफ द कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो एडजस्टिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के आर गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द ड्राइंग्स. ये बैलेंस शीट ऑफ ड्राइंग्स में फॉर ड्राइंग्स में दिए जाते हैं. accumulated loss, accumulated profits, reserve prior to the period adjustment, etc. Ignoring the effect of all transactions which are related to the dissolution of the firm, such as taking over the assets, liabilities by a partner, realization expenses borne by the partner, and realization profit and loss transferred to the capital account of the partner. यानी कि हमने जितने भी इफेक्ट्स है, जितने भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट्स है जो कि डिसोल्यूशन के रिलेटेड है वो हमने इग्नोर कर देने हैं. जैसे कि एसेट्स का टेक ओवर होना, लाइबिलिटीज का देना, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न करना या जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किया जाता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है बट हैज़ अ डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ही विल नॉट शेयर द इंसॉल्वेंसी लॉस. अगर बाई चांस उसका डेबिट बैलेंस फाउंड हो जाता है तो फिर भी वो इंसॉल्वेंटली लॉस का पैसा नहीं देगा. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, solvent partners capital account debit to insolvent partners capital account. To conclude, insolvency of the partner will affect accounting records only at the time of the final settlement. जो insolvency of the partner है उसका जो accounting record है ये at the time of final settlement ही होता है. It will not affect the preparation of the realization account. इसमें realization account का कुछ भी effect नहीं आएगा. At the time of the final settlement, portion of the debit balance in a partner's capital account which he is unable to contribute is transferred to the other's capital account in their capital ratio in accordance with Garman and Money Rule. Garman and Money Rule में सिंपल ये बताया था कि हमने अपनी कैपिटल की जो रेशियो है हमने उसमें जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर का हमने सारा शेयर देना है. After the partner's capital balance are settled, cash and cash account tallies, it submitted a decision in the Garner versus Rule violates the principle of natural justice and equity. Natural justice and equity को violate करता है. For instance, if the partner is having the debit balance on his capital account on the relevant date, just prior to dissolution, he will have to bear the loss on the account of the insolvent partners. Deficiency of the both may be financial more sound as compared to the other solvent partners. So ये बस उन्होंने जर्नल एंट्रीज बताई हुई थी एंड उसकी अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो बताई थी. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इफ डज नॉट अप्लाई व्हेन द फर्म इज हैविंग ओनली 2 पार्टनर्स. जब सिर्फ 2 ही पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल ए और बी ही पार्टनर है, तो अगर ए जो बी वाला पर्सन है वो अगर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा, सारे जो पैसे हैं वो कौन चुकाएगा, ए ऑब्वियसली. इट कंसिडर्स ओनली द बुक कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इग्नोरिंग द प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर्स. ये जो बुक कैपिटल है पार्टनर की सिर्फ उसको देखते, प्राइवेट एस्टेट को नहीं देखता. अगर कॉन्ट्रीब्यूट एक पार्टनर ने ज्यादा की है देन दैट ऑफ द अदर पार्टनर्स ही विल हैव नॉट बेयर बर्डन एनी अदर पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस इन द कैपिटल. अगर एक पर्सन है उसने ही विल हैव टू बेयर मोर बर्डन, अगर उसका जो कॉन्ट्रीब्यूटेड है जो है वो कैपिटल का बहुत ज़्यादा देन द अदर पार्टनर्स तो उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा.
If the partner having nil capital balance or debit balance will not have to bear the deficiency of the insolvent partner. अगर जिस पर्सन का है ही नील बैलेंस या डेबिट बैलेंस तो वो खुद ही इंसॉल्वेंट है, तो नहीं होगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश by solvent partners to make the good their share on the loss of the realization is necessary. When the balance of the capital accounts of the solvent partners are sufficient to bear the deficiency of the insolvent partners. अगर जो कैपिटल का बैलेंस है, when the balance of the capital accounts of the solvent partners are sufficient, अगर जो बैलेंस है वो sufficient है to bear the deficiency of the partner, तो जो है कैश की इंट्रोडक्शन हो सकती है. अब है इसका कंक्लूजन. In our opinion, it is not injustice or inequitable law to ask the partner with the larger capital to bear the larger portion of the loss. Psychologically, the person with the lesser capital will not react unfavorably. तो ये लॉ एकदम अनजस्ट है, अनजस्ट नहीं है और अनइक्विटेबल लॉ नहीं है, अनक्वाइटेबल लॉ नहीं है, बिकॉज इसमें सीधी सी बात कही है कि जो लार्ज कैपिटल लगाएगा वो ही सबसे ज़्यादा, यानी कि नॉट जस्ट वही सबसे ज़्यादा, यानी कि वो लार्ज प्रोपोर्शन बेयर करेगा. Many authors have described that the bringing cash to the extent of the loss on the realization is meaningless. अगर हम कैश ले आते तो वो मीनिंगलेस हो जाता है. We are aware that some decisions of the old English judges have laid down the foundation of the modern accounting. In fact, the knowledge of the accounting some of the English judges were far superior to many of the modern accounting scholars. Introduction of such further capital is epitomed by the doctor of conservatism, as Shakespeare had recently said that there are many a slip between the cup and the lip. Who knows that the B, A or C will not become insolvent without any attachable personal property. तो वो बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश लॉ है ये हमने सारा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें की है. जो इंग्लिश लॉ है वो उसका जो जज है वो ज़्यादा सुपीरियर था देन द मॉडर्न लॉ. और इसकी किसका इंट्रोडक्शन है? डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्टिज्म का. When a partner is unable to contribute fully or partly the debit balance appearing in his capital account, the portion of the debit balance which is made unable to contribute is known as the insolvency of the loss. अगर किसी के अकाउंट में जो है वो डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, जो डेबिट बैलेंस लॉस में दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी यानी कि उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा ताकि वो पैसे दे पाए. Loss arising on account of insolvency of the partner is not treated as the ordinary business loss to be shared by the partners in the profit sharing ratio. ये ordinary loss की तरह नहीं लिया जाता और ये PSL में बोलते हैं. Section 48 requires the assets of the firm, including the sum contributed by the firm to make up the deficiency of the capital, are utilized in the first place to settle the liabilities and the partner loan and residue, if any shall be applied, and paying each other's rentability what is it due to him on account of the capital. यानी कि अगर हम सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग देखें तो जो एसेट्स ऑफ द फर्म है उनका जो सम कंट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर की कैपिटल की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए वो सबसे पहले यूज़ किया जाता है टू सेटल द लायबिलिटीज एंड जो पार्टनर का लोन है एंड जो रेसिड्यू है. अगर ये अप्लाई हो जाता है इन द पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली वट इज ड्यू टू हिम ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल. सो दिस वॉज इट अबाउट द चैप्टर ऑफ द डिसोल्यूशन. इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए एंड हमने जो एग्जाम में थ्योरियाँ ने वो भी बहुत अच्छे से की. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू.